jungle. Namaste, Adab, Sat Sri Akal. This is CS Sankalp Kanstiya, and I welcome each one of you in this amazing session. So, शुभ काम में देरी किस बात की, जब करना ही है तो मैंने सोचा कि फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं बिकॉज टाइम कम है अपने पास. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस. सो मैं क्या करूंगा, पहले थोड़े सिंपलर वाले क्वेश्चंस लेंगे अपन, उससे स्टार्ट करते हैं अपना ये जर्नी. फिर बाद में वी विल मूव ऑन टू सम मिड लेवल क्वेश्चंस एंड देन फिर डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस. ठीक है, तो अब फिलहाल अपन लोग करने वाले हैं ये दो क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 विच इज फर्स्ट सोर्स कंपनी एंड क्वेश्चन नंबर 9 विच इज मदर कंपनी. मैं ट्राई करूंगा कि आप लोग को जितना जल्दी हो सके सब क्वेश्चंस के साथ अपडेट करवा दूं एंड सो दैट थिंग्स बिकम इजियर फॉर यू. फिलहाल अपन लोग इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसी को यूज करेंगे. मेरे जो पर्सनल नोट्स है उसको अब मेरे को भी अपडेट करना है, टीम से अपडेट करवाना होगा, तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम बट नॉनदलेस. सो इंस्टीट्यूट का जो मटेरियल है उसी को अपन लोग फिलहाल फॉलो करेंगे. सो आपको कहां से डाउनलोड करना है, ICAI.org BOS नॉलेज पोर्टल, उधर जाके SCMPE जो न्यू सिलेबस कॉस्टिंग है पेपर 5, वहां पे आपको बाय डिफॉल्ट दिखेगा कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस किया है इंस्टीट्यूट ने. वहां पे जो थर्ड पार्ट है प्रोबेबली वो है स्किल असेसमेंट क्वेश्चंस. उसी पे अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, फर्स्ट सोर्स. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो फोकस अपना यही रहेगा कि पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो. देखो, एक चीज मैंने नोट की है, जो मैंने अभी ओवरव्यू लिया है ना, उस बेसिस पे मैंने नोट किया है कि इंस्टीट्यूट अब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हो रहा है. तो मैं ट्राई करूंगा कि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड जो रिवीजन सेशंस है वो भी आप लोग के साथ शेयर करता रहूं, सो दैट क्विकली कनेक्ट हो जाएगा जो भी नए क्वेश्चंस आए वो सब. जैसा मैंने आप लोग को पहले प्रीवियस वीडियो में कहा था, प्रोबेबली 75% न्यू क्वेश्चंस, सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो. तो मैंने सोचा कि काइजेन कॉस्टिंग यूज करते हैं. काइजेन कॉस्टिंग क्या बोलता है, थोड़ा 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 करो. Incremental, small incremental changes will make a big change over a period of time. क्या बोलता है Kaizen costing? Small continuous improvements will make a big change over a period of time. उसी नोट पे स्टार्ट किया जाए स्किल असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट सोर्स. So are we ready? Then let's get started. So here it is, केस स्टडी डाइजेस्ट. और इस केस स्टडी डाइजेस्ट में अपने को पढ़ना है क्या, अपने को पढ़ना है थर्ड वाला पार्ट जो दिख रहा है, स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन. सो स्किल असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, उसमें अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. सो प्लीज विदाउट मच अडू आप भी इसको ओपन कर दीजिए एंड वी विल स्टार्ट इट इमीडिएटली, राइट. सो जैसा मैंने आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चन का नाम है फर्स्ट सोर्स कंपनी. फोकस पूरा का पूरा अपना रहेगा ऑन द कॉन्सेप्ट्स सो दैट थिंग्स प्रोसीड स्मूथली. ऑलराइट, सो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल सा मैनेजेबल क्वेश्चन है ये. दो प्रोडक्ट से रिलेटेड कि कैसे एक प्रोडक्ट बेटर कर रहा है, दूसरा प्रोडक्ट इतना पिकअप नहीं कर पा रहा है, तो स्ट्रैटेजिकली आपको सोचना है और आपको वर्कआउट करना है कुछ ऐसी चीजें जिससे द प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी इज सॉल्व. ठीक है ना, हर चीज में स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट सोर्स इज अ फर्म एंगेज्ड इन मेकिंग ग्लास बेस्ड हाई वैल्यू एक्सोटिक आर्टिफैक्ट्स. हाई वैल्यू एक्सोटिक आर्टिफैक्ट्स, नाम सुन के डरना मत. अगर अपने को एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना है तो अपन इसको बोलेंगे एंटीक पीसेस. अपन बोलते हैं ना इंडिया में. देखो, ये सब जो क्वेश्चंस अडॉप्टेड है ना, ये सब क्वेश्चंस इंटरनेशनल लेवल क्वेश्चंस अडॉप्टेड है. कुछ अगर आप देखोगे तो ऑप्टिमाइज्ड 5 में भी मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया, वो जब आएगा आई विल गिव यू रेफरेंसेस. सो क्या ये एंटीक पीसेस, प्लेसेस नहीं, सॉरी, इधर अपन लोग लिख लेंगे एंटीक पीसेस. सो हाई वैल्यू एक्सोटिक आर्टिफैक्ट्स, जिसको अपन बोलते हैं एंटीक पीसेस, टारगेटिंग प्रीमियम सेगमेंट मार्केट. तो अगर आप लोगों को पता होगा कि यूजुअली ये जो एंटीक पीसेस है ना, इनका प्राइस वैल्यू बहुत हाई होता है. एंटीक कार्स होती है, एनीथिंग विच हैज एंटीक वैल्यू. क्यों इनका प्राइस ज्यादा होता है, क्यों इनको प्रीमियम डिमांड करते हैं? क्योंकि अब वापस से इसको रिक्रिएट करना मुश्किल है.
समझ रहे हो? आज भी अगर आप किसी को पुराना वाला 1 रुपए का नोट दोगे ना, तो आपको वो उसके 1000 रुपीज देगा। भाई वो 1 रुपए का वैल्यू तो 1 रुपया ही है ना, बट फिर भी उसका आपको वो 1000 दे रहा है, क्योंकि पता है कि ये जो 1 रुपीज है ना, वो वापस से रिक्रिएट नहीं हुआ किया जा सकता है। देयरफॉर एंटीक पीसेस ऑलवेज हैव अ प्रीमियम वैल्यू। कंटिन्यूइंग, टारगेटिंग प्रीमियम सेगमेंट मार्केट। तो जो भी प्रीमियम चीज खरीदता है उसको चाहिए होता है यार ये सबके पास नहीं हो, मेरे पास ही होना चाहिए खाली। सो प्रीमियम टैग मिल जाता है उसको। जस्ट अ मोमेंट। ओके, कंटिन्यूइंग, its major supplies thus go to retail shops in shopping malls in cities like New Delhi, Mumbai and Chennai, where such artifacts put on display with a premium price tag. मतलब इनडायरेक्टली वो बोल रहे हैं कि भाई जो भी हाई क्लास पीपल है वो या तो मुंबई में रहते हैं या न्यू दिल्ली या चेन्नई या फिर नल्ला यहाँ पे रहते हैं वो लोग। ठीक है भाई, उनकी ऐसी सोच है, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। ओके, FS sources most of its glassware components from a local supplier in Delhi and assembles the same in small dimensional structures within its shop floor. Later, these artifacts are given exotic designs and embedded with glitter stones, fritter and such other items by 5 well-trained artisans in the shop floor. So अब उन्होंने और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्ड अपने को बताया कि भाई ये जो ग्लासवेयर कंपोनेंट्स है, ये FS sources most of its glassware components from a local supplier in Delhi and assembles the same in small dimensional structure. So basically इसके ऊपर कुछ और आर्ट वर्क किया जाता है, और आर्ट वर्क करने के लिए आपको एक लेबरर, एक स्किल्ड लेबरर की जरूरत पड़ती है। That's what they've said. The sales in the past 6 months have not shown an encouraging trend and working capital is in crunch position. So sales are having a dip and working capital, जब working capital question में आ जाता है तो it is an issue. The management of FS has received the feedback from most of the mall owners that this demand crisis is due to reduced footfalls. Reduced footfall का मतलब क्या होता है कि भाई मॉल में टोटल कितने लोग आ रहे हैं ना, उसको कहते हैं फुटफॉल। से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर मॉल है, ठीक है ना, XYZ मॉल। अब अगर वो मॉल में पहले आते थे 1000 लोग, तो ऐसा नहीं बोलते कि 1000 पीपल हैव विजिटेड द मॉल। टेक्निकल लैंग्वेज में उसको कहते हैं द फुटफॉल ऑफ दैट मॉल इज 1000। तो फुटफॉल मतलब 1000 लोग आए हैं। अब जो मॉल ओनर, मॉल में जो जिसकी शॉप्स है, जो ये आर्टिफैक्ट्स रखते हैं, एंटीक पीसेस रखते हैं, वो बोल रहे हैं कि यार मॉल में फुटफॉल्स ही कम हो गए, मतलब लोगों का आना जाना ही कम हो गया है। तो इसकी वजह से रिड्यूस डिमांड है एंड हेंस वी आर फेसिंग वर्किंग कैपिटल इश्यूज। तो देखते हैं क्या करंट पोजीशन है। करंट पोजीशन ऑफ एफएस इज प्रोवाइडेड एज फॉलोज। पार्टिकुलर्स उन्होंने दिया है आर्टिफैक्ट 1 और आर्टिफैक्ट 2 के लिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर वन आर्टिफैक्ट 3000 6000। ओके, रेंट टू बी पेड टू मॉल्स पर यूनिट। स्टाइलिंग देख रहे हो, लैंग्वेज देख रहे हो, ये इंडियन लेवल का क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि इसने देखो क्या बोला है, रेंट टू बी पेड टू मॉल्स पर यूनिट। अब इंडिया में ये कल्चर नहीं है। इंडिया में कल्चर क्या है, आप रेंट पे करोगे ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया। 300 स्क्वायर फीट 30,000 रुपया पर मंथ, 200 स्क्वायर फीट 20,000 रुपया पर मंथ, ऐसे आप रेंट फिक्स करते हो। बट यहां पे आपका एरिया के बेसिस पे नहीं फिक्स किया है, आपका पीरियड के बेसिस पे फिक्स नहीं किया है। रेंट इज बेस्ड ऑन द रेंट टू बी पेड टू मॉल्स पर यूनिट। मतलब आपके जो ऑफिस है उसमें कितने यूनिट्स है, उसके बेसिस पे हम आपसे रेंट चार्ज करने वाले हैं। जी हां, आप बोल सकते हो कि सर ये तो रेंट भी वेरिएबल फॉर्म में आ गया। यस, डेफिनेटली वी कैन से दैट। कंटिन्यूइंग, फैसिलिटेशन कॉस्ट्स टू बी पेड टू मॉल्स पर यूनिट। वापस से फैसिलिटेशन कॉस्ट भी पर यूनिट बेसिस पे, ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम। सो ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट की तरह हो गया। प्रेजेंट लोअर सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब यार रिसेशन है, मार्केट डाउन है, तो भाई एमआरपी पे तो नहीं बेच सकते, थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा।
तो यहां पे 650 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं अपन आर्टिफैक्ट 1 के लिए, एंड आर्टिफैक्ट 2 के लिए 1200 रुपीज का अप्रोक्सीमेटली डिस्काउंट है। समझे गुरु? ओके। कॉस्ट ऑफ ग्लासवेयर पर यूनिट 900 1120, कॉस्ट ऑफ असेंबली पर यूनिट 500 650। ठीक है, सो ये कहना ही सही है, तो हार्डकोर वेरिएबल कॉस्ट है, ये वेरिएबल कॉस्ट है। आर्टिसंस कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट बेसिस पे दे दिया है उन्होंने ये भी। तो इसका क्या करना है, चलो आगे डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्रीज इन मॉल्स, ये पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे कॉस्ट आर डिपेंडेंट ऑन द इन्वेंट्री पर यूनिट। तो कितना बोला है यानी, इन्वेंट्री इन मॉल्स इन नंबर ऑफ यूनिट्स 621 एंड 121 यूनिट्स। गुड आर्टिसंस आर हार्ड टू फाइंड and the artisans that are employed with FS are associated, FS मतलब जो मेन कंपनी है अपने साथ, जो FS के साथ जो एसोसिएटेड है, are on long term basis, so giving any temporary layoff is also not possible। so अभी देखो मेरा ना थोड़ा क्रंच टाइम चालू है, क्रंच टाइम मतलब आई एम गोइंग थ्रू अ बैड फेज। सो मैं क्या चाहूंगा कि भाई मेरे जो एम्प्लॉइज है उसको मैं फिलहाल ले ऑफ कर दूं, बट ये भी नहीं कर सकता, बहुत टाइम से वो मेरे साथ है, मतलब उनका भी लाइवलीहुड मेरे पे डिपेंडेंट है, तो उनको ले ऑफ करूंगा तो उनको पे नहीं कर पाऊंगा, एक प्रॉब्लम है। सो अब ये सब चीजों से जूझ रही है एफएस, और वो आपको एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट अप्रोच करती है और बोलती है प्लीज एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी इन द करंट सिनेरियो। तो क्या आप एडवाइस देने के लिए तैयार है? तो चलिए देरी किस बात की। सो नाउ हियर व्हाट वी विल डू इज we will have to advise the management as regards we will have to advise the management as regards the overall scenario। अब before I start solving the question, क्यों ना आप 2 मिनट लेकर खाली ये क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले यार प्लीज एवरीबॉडी। क्या आप रीड करना चाहेंगे? रीड कर लीजिए एंड विद इन 2 मिनट वी विल स्टार्ट। सो मोटा मोटी एक आइडिया दे देता हूं, 2 आर्टिफैक्ट्स है अपने पास, अपन मेन कंपनी है एफएस, ठीक है, फर्स्ट सोर्स, अपन 2 एंटीक पीसेस बेचते हैं, आर्टिफैक्ट 1 आर्टिफैक्ट 2। फिलहाल धंधा थोड़ा मंदा है क्योंकि कोरोना हो गया है और ओवरऑल फुटफॉल्स हमारे मॉल में कम हो गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सेल्स है वो डाउन हो गया। तो फिलहाल जो हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उस पर कुछ डिस्काउंट करके बेच रहे हैं, कुछ कॉस्ट के बारे में बात किया है, और अब वो अपने से समझना चाहते हैं कि भाई ओवरऑल सिनेरियो को हम कैसे इंप्रूव करें। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बताइए जरा। जरूर सर, जरूर बताएंगे। चलो लेट्स कैमरा रोलिंग, गिविंग यू ऑल 10 सेकेंड्स एंड फिर अपन एक्शन करेंगे विद द सॉल्यूशन। हाँ भाई, तो अब अपने को इनवाइट किया गया है एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट और अपने को बताना है, तेरा भाई बताएगा अब कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ऑन दैट नोट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, फर्स्ट सोर्स नाम है, ठीक है। तो भाई देखो, मैं सबसे पहले तो यार अपन है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अपन तो यार नंबर्स में बात करते हैं, तो मैं सबसे पहले मेरे क्लाइंट फर्स्ट सोर्स को बोलूंगा कि भाई तू तेरा फाइनेंशियल्स दिखा यार, मुझे देखने दे कि भाई कौन सा आर्टिफैक्ट लॉस कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है और सिनेरियो क्या है, भाई फिर ही मैं तुझे यार रिकमेंडेशन दे पाऊंगा ना। उसने बोला यस यस, तो देखो ना वो तो चीज मेरे पास रेडी पड़ी है, ये चीज तो मैंने आपको देखो दे दी है, रेडी पड़ी है, थोड़ा मुझे एनालिसिस करने दे इसका। यस श्योर। सो कैन आई से अपन एक फटाफट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बना लेंगे यार फॉर आर्टिफैक्ट 1 and 2। we will quickly make a statement of profitability, so we will write here statement of profitability for first source, for FS। तो अब बात कुछ ऐसी है कि यहां पे अपन लिखेंगे पार्टिकुलर्स, ठीक है, आर्टिफैक्ट 1 और इधर लिख लेंगे आर्टिफैक्ट 2, ठीक है। अब अपने को बनाना क्या है, यहां पे
प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और ऑटोमेटिकली इट शुड गो विद द फ्लो कि भाई अपने को कोई मिलने के लिए आया है, वो बोल रहे हैं यार आर्टिफैक्ट 1 का ये हाल है, 2 का ये हाल है, यार कुछ एडवाइस करो। मैं बोले यार एडवाइस करने के पहले मुझे नंबर्स तो बताओ भाई, कौन प्रॉफिट में है, कौन लॉस में है, एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो मैं सबसे पहला चीज जो मांगता हूं वो तो फाइनेंशियल्स ही मांगता हूं बॉस। एज आई सेड, नंबर्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाइनेंशियल बेसिस पे मैं एनालिसिस चालू कर रहा हूं और मुझे प्रॉफिट देखना है। तो प्रॉफिट क्या होता है? कैन आई से सर सिंपल लैंग्वेज में सेल्स माइनस कॉस्ट। एवरीबॉडी अग्रीज विद मी। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सेल्स और फिर अपन माइनस कर देंगे कॉस्ट्स। तो अब यहां पे देखते हैं इन्होंने सेल्स क्या दिया है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इंस्टीट्यूट का जो कैलकुलेशन तरीका होता है ना, थोड़ा अपन को पता है कॉम्प्लिकेटेड होता है। आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपलर बाय यूजिंग माय ओन टेक्निक। तो अपन इसको सिंपलर वर्जन में आप लोगों को मैं इधर प्रेजेंट करूंगा। सिमिलर ही रहेगा, ऐसा कुछ मैं नहीं करने वाला हूं जो एकदम इंस्टीट्यूट से अलग हो, पर थोड़ा इसको ट्राई करेंगे अपन सिंपलर करने का। एंड आई विल ट्राई टू शेयर दिस विद यू सो थिंग्स बिकम बेटर फॉर यू। चलो, सो सेल्स आर्टिफैक्ट 1 एंड आर्टिफैक्ट 2 देखते हैं क्या सेलिंग प्राइस है इसका। तो यहां पे मेरे पास देखो मैक्सिमम रिटेल प्राइस दिया है, बट क्या इतने में अपन बेच रहे हैं क्या? नहीं सर, अपन कितने में बेच रहे हैं? अपन बेच रहे हैं रियल प्राइस क्या है उसका 2350। सो वी विल राइट हियर सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 2350 एंड सेकंड का है 4800। मैं क्या बोलता हूं, दोनों साथ में ही कर लेते हैं भाई, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन ही है, व्हाई वेस्ट टाइम। Multiply by number of units. Multiply by number of units. कितने number of units? So inventory is in mall 621 and 121. Assuming कि ये सब के सब सेल हो जाएंगे तो कितना प्रॉफिट या लॉस कमाएंगे अपन? तो लेट्स राइट दैट डाउन 621 and 121. So 621 units and 121 units. इससे अपने को क्या मिल जाएगा? टोटल सेल्स रेवेन्यू। इससे अपने को क्या मिल जाएगा? टोटल सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, तो आप अब मुझे बताइए कि कितना आ रहा है सेल्स रेवेन्यू, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। सो 2350 इंटू 621 ये आता है रुपीज 14 लाख 59,000 14 लाख 59,350 एंड दूसरा है 4800 इंटू 121 ये होता है 5,80,800। सब जुगड़ू कैन आई से ये इतना टोटल सेल्स रेवेन्यू तो सर समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब अपन लोग क्या लिखेंगे? कैन आई से कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। सो इसको मैं इधर लिख देता हूं ए, इसको मैं इधर लिख देता हूं ए, और अब बी क्या हो जाएगा अपना? टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स। क्या हो जाएगा बी अपना? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट उसमें क्या है मेरा? लेट्स सी। सो फर्स्ट इज रेंट टू बी पेड ऑन बेसिस ऑफ पर यूनिट। सो 50 and 55 is the rent to be paid. So rent to be paid कितना? 50 55 बिकॉज पर यूनिट पे ही है तो अपन इसको पर यूनिट बेसिस पे ही आगे तक खींच लेंगे। फिर है फैब्रिकेशन कॉस्ट, ये भी पर यूनिट बेसिस पे है। सो 10 and 15। सो सेकेंड हो जाता है मेरा फैब्रिकेशन कॉस्ट, सेकेंड हो जाता है मेरा फैब्रिकेशन कॉस्ट 10 and 15। ओके, फिर कॉस्ट ऑफ ग्लासवेयर पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ असेंबली पर यूनिट। सो नेक्स्ट है मेरा कॉस्ट ऑफ ग्लासवेयर और फिर है मेरा कॉस्ट ऑफ असेंबली, कॉस्ट ऑफ असेंबली। ठीक है, कितना कितना है? लेट्स सी। 900 1120, सो 900 1120 एंड 500 650, 500 and 650। समझ गए? ठीक है, चलो ओके। देन आर्टिसन कॉस्ट पर यूनिट एंड वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट। सो आर्टिसन कॉस्ट आ जाएगा और वेरिएबल ओवरहेड आ जाएगा।
सो 700 एंड 1000 एंड फिर आ जाता है मेरा 200 एंड 240, 200 एंड 240, ठीक है। ओके, अब फिर उन्होंने बोला है फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट। अच्छा आप मुझे बताओ, अब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट है, क्या ये मेरा इंक्रीमेंटल है या ये तो मेरा डिपेंड, ये तो मेरा खाली एक अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड है? कैन आई से ये तो मेरा अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड है कि भाई टोटल जो रहना है वो वही रहना है इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन। सो कैन आई से ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट कॉस्ट। क्या आप लोगों को ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पता है कि भाई अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड इज नॉट टू बी कंसिडर्ड ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग। तो अब डिसीजन के लिए तो ये फिक्स्ड ओवरहेड आएगा ही नहीं, बिकॉज इट इज इनवेरिएबली गोइंग टू बी इंकर्ड, मतलब इंकर होने ही वाला है ये इररिस्पेक्टिव अपन जो भी डिसीजन ले। तो कैसा है कि भाई एक समझो 1 लाख रुपए का फिक्स्ड कॉस्ट था, अब इनको बांट दिया है आर्टिफैक्ट 1 और आर्टिफैक्ट 2 के बीच में, बट अब ये आर्टिफैक्ट 3 भी आएगा तो भी ये 1 लाख तो 1 लाख ही रहेगा, इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। समझो एक आर्टिफैक्ट बंद भी कर दिया तो भी 1 लाख तो 1 लाख ही रहेगा, खाली जो बच गया उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली ये कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है, ये तो एक अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड कॉस्ट है विच इज एनी विच केस गोइंग टू बी इंकर्ड। तो ऐसे सिचुएशन में वी यूजुअली इग्नोर देम फॉर द पर्पसेस ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, बिकॉज डिसीजन से एज सच इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। समझ गुरु? तो ध्यान रखना, फिक्स्ड ओवरहेड अगर पर यूनिट बेसिस पे दिया है then do not consider that because it is any which case going to be incurred. If it is a incremental fixed overhead या if it is based on number of units जैसा अपना रेंट और फैब्रिकेशन था तो डेफिनेटली अपन कंसीडर करेंगे जैसा अपन ने यहां पे किया। अच्छा ओके चलो, सो ये अब मेरा टोटल वेरिएबल ओवरहेड कितना आ जाता है अपन देख लेते हैं, एंड देन फिर a माइनस बी करके अपने को प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगा। सो लेट्स राइट इट डाउन, 50 प्लस 10 plus 900, 500 and 700 and 200, so 2360 and 55 plus 15 plus 1120, 650, 1240 and 3080 बराबर है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि अपन लोग हाँ इसको पर यूनिट बेसिस पे निपटा देते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो 2360 माइनस 2350, इट्स अ लॉस ऑफ 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 621 करता हूं मैं तो लॉस कितना हो जाएगा? 6210 का तो मेरा लॉस हो जाएगा। गॉश, इसीलिए कंपनी टेंशन में है, क्योंकि कंपनी को क्या हो रहा है यहां पे? लॉस हो रहा है। कितना लॉस हुआ है यहां पे कंपनी को? 6210 का इन केस ऑफ आर्टिफैक्ट 1। एंड आर्टिफैक्ट 2 की अगर मैं बात करता हूं तो 3080 लेस 4800, आहा यहां पे तो प्रॉफिट है 1720 मल्टीप्लाई बाय 121, सो ये हो जाता है 2,08,120 रुपीस का प्रॉफिट। हाश, एटलीस्ट आर्टिफैक्ट 2 इज डूइंग गुड, उसका अपने को कोई टेंशन नहीं है। ए समझगड़ू, बोलो बोलो, टेल कैसे बताए सर? लाइक ठोक के, होता है ना यूट्यूबर्स बोलते ना लाइक ठोको, फिर बोलते ना कमेंट बॉक्स भर दो समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसा कुछ करो यार, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी बड़े यूट्यूबर बनेंगे, आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे सब। इतने सारे अभी रिवीजन सेशंस बाकी है यार, क्या बोलता है पब्लिक? ओके, सो 6210 इज द लॉस ऑफ आर्टिफैक्ट 1 and 2,08,120 is the profit। कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई,
अब अपने को एडवाइस करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट प्राइमा फेसी कुछ आया ना अपने हाथ में, समझ में आ गया? 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट ये गो थ्रू कर लो आप, सो दैट एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज। मेरे हिसाब से तो आप लोग को शायद इसका प्रिंट आउट ही लेना पड़ेगा तो ही बेटर रहेगा, बाकी आपकी इच्छा। पीडीएफ से भी अगर आप कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, राइट? ओके, सो बात कुछ ऐसी है कि यहां पे अपने पास 6210 का लॉस है फॉर आर्टिसन 1, फॉर आर्टिफैक्ट 1, एंड आर्टिफैक्ट 2 के लिए 2,08,120 का प्रॉफिट है। सो अपन बोलेंगे कि भाई देखो, आर्टिफैक्ट 1 जो है ना, आर्टिफैक्ट 1 जो है ना, उसका टेम्पररीली उसका सेल्स अपने को भाई जितना है उतना फटाफट सेल इट ऑफ। सो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज नोट्स, और व्हाट यू कैन से, भाई अपन लोग क्या उनको एक एडवाइस देना चाह रहे हैं वो यहां पे मैं एक बार लिख लेता हूं शॉर्ट में, बाकी डिटेल में वी हैव इट ऑन आवर इन आवर नोट्स, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहला तो ट्राई टू सेल आर्टिफैक्ट 1 एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज इसमें अब ज्यादा लॉस बेयर करके कोई मतलब नहीं है, तो जितना है उसको सेल कर दो। सेकेंड चीज उसको अपन बोलेंगे कि यार स्टॉप द प्रोडक्शन, या प्रोडक्शन नहीं है तो परचेज ऑफ आर्टिफैक्ट 1। क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा ठंडा है, तो अननेसेसरीली यार ओवर प्रोड्यूस या ओवर परचेज करके फिर वो स्टॉक में पड़ा रहे तो भी मतलब नहीं है। सो होल्ड दैट। थर्ड जो पॉइंट है वो आपके पास आएगा कि सर मार्केट में ना ये बेचना ही बहुत मुश्किल हो रहा है आर्टिफैक्ट 1, क्योंकि क्या हो गया है कि देखो ओवरऑल डिमांड कम हो गया है बिकॉज फुटफॉल्स डाउन। अब फुटफॉल डाउन हो गया है तो ये सेल करना ही मुश्किल हो रहा है। बट सर हम लोग का एटलीस्ट आर्टिफैक्ट 2 प्रॉफिट हो रहा है और वो जा रहा है, अच्छा भाई अच्छा सेल हो रहा होगा तभी प्रॉफिट आ रहा है उसमें। सो अब मैं क्या बोलता हूं उसमें कि आर्टिफैक्ट 2 जो है ना, आर्टिफैक्ट 2 को प्रमोट करो एंड ट्राई टू सेल आर्टिफैक्ट 1 थ्रू अ कॉम्बो डिस्काउंट। आपको पता है ये स्ट्रैटेजी सीए फाइनल न्यू सिलेबस में कौन यूज कर रहा है? ये सारे इलेक्टिव पेपर वाले जो है ना वो यही स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं। तुम एफआर के प्रोफेसर को देखो, उसका इलेक्टिव इतना बिकेगा नहीं क्योंकि बहुत कम मार्केट है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा चलो 500 रुपए में जीएफआरएस दिया, 1000 रुपए में जीएफआरएस दिया। या लॉ का प्रोफेसर है वो बोलेगा चल भाई इकोनॉमिक कॉर्पोरेट लॉ मेरे पास से वो जो इलेक्टिव वाला है वो लेके जाए, खुश रहे, कॉम्बो में बिक जाए यार। अदरवाइज देखो मेहनत तो करना ही है इलेक्टिव के लिए, बट बिकने नहीं वाला है तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, तो वो क्या करता है अपने मेन प्रोडक्ट के साथ उसका कॉम्बो बना के सेल करता है। ये एसएफएम वाला है तो वो एफएससीएम रिस्क मैनेजमेंट को कुछ कॉम्बो बना के सेल करेगा, या डीटी वाला इंटरनेशनल टैक्स को बेचेगा। बराबर है, इट्स अ टेक्निक ऑफ सेलिंग, कोई हर्जा नहीं है उसमें। सो आर्टिफैक्ट 2 को अपन यहां पे वो टेक्निक यूज करके सेल कर सकते हैं बॉस। कॉम्बो बनाओ, एफआर जीएफआरएस, एसएफएम एफएससीएम आरएम बेचो, लॉ इकोनॉमिक लॉ वाला पेपर, डायरेक्ट टैक्स वाला इंटरनेशनल टैक्स में वाला वो उसको सेल करेगा। बराबर के नहीं है ना, होता है ना ऐसा। तो बस ऐसा ही कुछ सिस्टम यहां पे यूज कर लो यार, आर्टिफैक्ट 2 के साथ आर्टिफैक्ट 1 ऐश करो। All right, and then finally we can also say that अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉस्ट कटिंग मेजर्स यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट कटिंग मेजर्स यूज करेंगे ना तो ही ओवरऑल, देखो अभी मार्केट डाउन है, फुटफॉल डाउन है, तो मैंने हमेशा आप लोग को बोला है कि आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ ही इसी रहे हो ताकि कॉस्ट मैनेजमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल बराबर से कर सको। सो कॉस्ट कटिंग मेजर्स अपने को यूज करना पड़ेगा। अभी कोरोना के बाद इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस गॉन अप बिकॉज अब सेल्स डाउन है, बट बॉस कॉस्ट कटिंग तो अपने हाथ में ना, कॉस्ट कंट्रोल तो अपने हाथ में। यूज कॉन्सेप्ट्स लाइक काइजेन, यूज कॉन्सेप्ट्स लाइक वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, बराबर है कि नहीं? ये सब कॉन्सेप्ट अब यूज करने का टाइम आ गया। यूज कॉन्सेप्ट्स लाइक 5S,
ऑल ऑफ दीज कॉन्सेप्ट अब अपने को यूज करना है। कॉस्ट और भी बहुत सारे मेथड्स है, सिक्स सिग्मा है, ये सब कॉन्सेप्ट यूज करो और फिर देखो आप कैसे एकदम बेटर वे में काम कर पाओगे। ऑलराइट, सो आई थिंक ये अपन लोग अपने मैनेजमेंट को एडवाइस देंगे। तो पहले तो उसको एक अपन लोग इसका एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बता देंगे ताकि उसको भी समझे भाई कहां पे लॉस कहां पे प्रॉफिट हो रहा है और उसको भी क्या करना है। और फिर बाद में ये 3-4 अपन उसको रिकमेंडेशन दे देंगे। ए समझ आई क्लियर एवरीबॉडी विद द होल सोल्यूशन। अब अपन लोग इंस्टीट्यूट के सोल्यूशन को भी देख लेते हैं। तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ सॉल्व किया है बट उनका थोड़ा सा ऐसा तरीका अलग है। बट सी द फाइनल नेट प्रॉफिट विल मैच अप, द फाइनल नेट प्रॉफिट विल मैच अप। 6210 लॉस एंड 2,08,120 इज द प्रॉफिट। अब उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया है, लेट्स गो थ्रू दैट। From the circumstances in the present scenario, it is clear that FS is facing muted demand. Muted demand मतलब डिमांड कम हो गया है, डिमांड का आवाज खनखनाट कम हो गई है। For its products due to reduced footfalls. This may be primarily due to a slowdown in the associated market for premium products that have only exotic value. बराबर ना। अब ये जो प्रीमियम एंटीक वैल्यू वाले प्रोडक्ट्स है उसका यार थोड़ा मार्केट डाउन तो है। आर्टिफैक्ट 2 is still having a positive contribution margin even at low selling prices. Artifact 1 is having a negative contribution margin. Therefore, management of FS should consider the following points. What? To renegotiate with the mall owners on rental costs. Okay, this is one more point that we can do. So cost cutting measures में अपन स्पेसिफिकली बोल सकते हैं कि रेंटल कॉस्ट रिडक्शन। वाई? बिकॉज देखो अब आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है इन जो कॉस्ट है ना उसको बेसिकली अब अपने को एकदम डिटेल में एनालाइज करना है कि भाई कहां कहां पे स्कोप है। तो मैं देख रहा हूं कि यार यहाँ पे ये जो 3 कॉस्ट है ये बहुत ज्यादा है, उसमें मुझे लग रहा है आर्टिसन का ज्यादा कॉस्ट अपन ऊपर नीचे नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो स्किल लेबर है। बट एटलीस्ट कॉस्ट ऑफ असेंबली एंड ये जीडब्ल्यू क्या है, ये कॉस्ट ऑफ ग्लासवेयर, ये तो एटलीस्ट अपन लोग कम करें। एटलीस्ट वी विल ट्राई टू निगोशिएट विद द सप्लायर ऑफ देम एंड इसमें तो अपन लोग कम कर सकते हैं। अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि रेंटल कॉस्ट भी कम कराओ इनके पास से। वेल एंड गुड यार, वेल एंड गुड है भाई, ठीक है। टू प्रमोट आर्टिफैक्ट 1 बाय मेकिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफर विद आर्टिफैक्ट 2, क्या बोला था, एफआर विद जीएफआरएस, एफएससीएम आरएम विद एसएफएम एंड सो ऑन। ओके, डिसकंटिन्यूएंस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन जैसा आप लोग अपना डिस्कशन हुआ है एंड टू यूज कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स लाइक वैल्यू एनालिसिस, काइजेन, सिक्स सिग्मा एटसेट्रा एज दैट कैन हेल्प टू मैनेज द कॉस्ट। और अगर एटलीस्ट कॉस्ट मैनेज हो गया तो लॉस कम हो जाएगा एंड इवेंचुअली वी विल मूव ऑन टू प्रॉफिट फॉर आर्टिफैक्ट 1। समझ गए? ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन फर्स्ट सोर्स। आई होप अपने को क्लियर हो गया होगा एंड अब जान में जान आली होगी कि भाई हाँ सब चीज मैनेजेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। क्या बोलते हो पब्लिक? क्या बोला? लाइक ठोको, कमेंट ठोको, मजा आएगा, जोश बना रहेगा आपका भी और मेरा भी। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हो, लिख लो ये पॉज करके। वीडियो को आपको पॉज करना पड़ेगा बिकॉज नो पॉइंट मी वेटिंग फॉर इट। ऑलराइट, प्लीज कॉपी एवरीवन। ओके देन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर कंपनी। तो प्लीज आ जाइए आप भी इस क्वेश्चन के ऊपर। तैयार है अपन? बिल्कुल सर तैयार है,
Without much ado, let's start. Mother company has two business units, a BPO unit engaged into telemarketing and a KPO unit focusing on business analytics. ये बीपीओ केपीओ का कॉन्सेप्ट पता है क्या? बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो कोई भी कंपनी होती है, उसके जो प्रोसेस ओरिएंटेड काम होता है ना, वो आप एक टेलीमार्केटर को सिखा दो, फिर ऑटोमेटिकली वो सब जो भी आपके कॉल्स आते हैं ना, वो सब कॉल्स को वो मैनेज कर लेगा। और केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब अगर कोई सीए का काम है तो वो टेलीमार्केटर को आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि सीए का काम तो एडवांस नॉलेज वाला काम है, तो उसके लिए उसको कहते हैं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो अ लॉट ऑफ कंपनीज आउटसाइड इंडिया एज अ कॉस्ट कटिंग मेजर ऑफ आउटसोर्सिंग, उन्होंने इंडिया में, फिलीपींस में बीपीओ और केपीओ स्टार्ट किया है। ठीक है, सो बीपीओ में टेलीमार्केटिंग कॉल्स और केपीओ में जो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, जिसमें नॉलेज लेवल हाई लेवल का है, उनके ऊपर ट्रेनिंग देके उनको बताया जाता है सब कुछ। सो एनी विच केस, कंपनी के दो बिजनेस यूनिट्स है, एक बीपीओ है और एक केपीओ है। Recently, the CEO was reviewing the half-yearly financial data, which had the following key indices. First, turnover of BPO unit at 90% capacity is 250 lakhs. Turnover of KPO at 60% capacity utilization is 550 lakhs. Profit margin of BPO and KPO respectively is, profit margin of KPO and BPO respectively is 18% and 15% respectively. Present number of shared employees from BPO to KPO on requirement basis is 10 employees. So if need be, BPO से कुछ employees transfer होके KPO में जाते हैं, कितने? 10. Number of hours required on cross training of one employee and the rate per hour, approximately 10 hours at 3,000 per hour. Fair enough. The CEO's next half year target for the company is 1200 lakhs for the company. कोई एक डिवीजन के लिए नहीं, कंपनी के लिए is 1200 lakhs with a profit margin of 18% for the company as a whole. However, the BPO unit head has told categorically to the CEO that he cannot spare any additional employee as the BPO is working at optimum capacity. अब ये देखो, ये होते हैं इंटर डिपार्टमेंटल चैलेंजेस। बीपीओ बोल रहा है कि मैं केपीओ को अपना एम्प्लॉय नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा एम्प्लॉय खुद ही इतना ऑक्यूपाइड है, मेरे पास टाइम नहीं है उसको देने के लिए। ऐसा बीपीओ वाले ने केपीओ के लिए बोला है टू द सीईओ ऑफ द कंपनी। The KPO unit head, on the other hand, finds it cost effective to cross-train employees of the BPO for specific tasks instead of hiring directly from the market. अब अगर ये BPO KPO को नहीं देगा, तो KPO को उसका रिक्वायरमेंट तो है कुछ BPO टाइप एम्प्लॉइज के, तो उसको अलग से हायर करना पड़ेगा, फिर उसको ट्रेन करना पड़ेगा। यहाँ पे बीपीओ वाले हैं तो अपने मदर कंपनी के ना, तो फटाफट इनको समझाते हैं ना, क्रॉस ट्रेनिंग फटाफट हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन है भाई, बता रहा हूं मैं। अब तुम मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, तुम सॉल्व करो इसको, और क्या भैया है? नहीं तो चलो। एनालाइज द स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम दैट मदर कंपनी लिमिटेड इज फेसिंग एंड सेकेंड लिस्ट फ्यू सजेशंस इन ब्रीफ। जरूर, हम यहाँ पे सजेशन के लिए ही तो है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ द कंपनी। हाँ, तो प्लीज आपको क्या करना है, मदर कंपनी लिमिटेड जो है उसके लिए अपने को रिकमेंडेशन देना है ना। ऑब्वियसली मैं स्टार्ट करूं उसके पहले क्यों ना 2 मिनट लेके आप क्वेश्चन को पढ़ ले, या आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर आप क्वेश्चन को पढ़ लो। खुश, टेंशन नहीं उतना तो ओके। वीडियो को पॉज करके तो पढ़ ही सकते हो अपन, ठीक है।
चलो भैया, हमारे को तो आंसर पे, सोल्यूशन पे आना पड़ेगा, सो दैट यस ओके। तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू शुड गिव टाइम इन रीडिंग द क्वेश्चन। आई हैव ऑलवेज मैंने मेंटेन दैट, हमेशा मैं बोलता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को रीड करना। सॉल्विंग बिकम्स वेरी इजी। गुरु मंत्र हमेशा याद रखना ये वाला। क्या क्या भैया? ओके चलो भाई, मदर कंपनी लिमिटेड। अब देखो दो इनके बिजनेस यूनिट्स है, और मैंने क्या बोला यार, अपन को पहले फाइनेंशियल पोजीशन देखना पड़ेगा बस, फिर ही अपन तो कुछ यार आगे बात कर पाएंगे। तो अब यहां पे यार मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर, मदर कंपनी का क्वेश्चन है, और दो उसके यहां पे डिविजन है भाई। कौन से दो डिवीजन है? एक है केपीओ, एक है, लेट मी चेक आउट, एक सेकेंड, बीपीओ। एंड इंडिविजुअल दो, और एक टोटल के लिए भी कॉलम चाहिए रहेगा करके, करेक्ट। सो वी हैव 3 कॉलम्स हियर, पार्टिकुलर्स, केपीओ, बीपीओ। सो एक है बीपीओ, एक है केपीओ, और एक है टोटल। ओके नाउ यहां पे सबसे पहला इंफॉर्मेशन क्या दिया है? दोनों का टर्नओवर दिया है। तो टर्नओवर ऑफ बीपीओ इज 250 lakhs एंड केपीओ इज 550 lakhs। इज 550 lakhs, इन लैक्स लिख देते हैं यार। है भाई, बरोबर है? जी सर बरोबर है, ठीक है। अब टर्नओवर आ गया 250 एंड 550, ठीक है, बोलो यस सर। ओके सेकेंड, अब ये जो उन्होंने बोला है दैट इज एट 90% एंड 60% कैपेसिटी, तो ये है 90% पे और ये है 60% पे। अब अपने को एक निकाल लेते हैं भाई, टर्नओवर एट फुल यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है यार? पता तो हो कि अपन कितना पीछे हैं। तो टर्नओवर एट फुल यूटिलाइजेशन, ये क्या है? टर्नओवर एट करंट कैपेसिटी। तो टर्नओवर एट फुल यूटिलाइजेशन क्या होगा? तो 250। तो देखो मैथमेटिक्स है, सिंपल है, बता देता हूं फिर भी आपको। 250 अगर 90% पे है तो 100% पे कितना? बोलो। अब सीए फाइनल वालों को भी ये पढ़ाना पड़ेगा, एफए तो हो गया कल्याण है। चलो, सो इट इज 278 ईयर। डायरेक्टली ग्रॉस अप कर दो ना, 240 डिवाइड बाय 0.6 एंड इट इज 417। ऑलराइट, ठीक है। अब टोटल लिख लेते हैं। सो 250 प्लस 550 इधर होता है 800 एंड 417 प्लस 278, सॉरी 550 डिवाइड बाय 0.6 इज 917, सॉरी इज 917। तो 917 प्लस 278 ये कितना हो जाता है? 1195। राउंडिंग ऑफ, छुट्टा माफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, टेंशन मत लेना सर, नो नॉट टू वरी। ओके, सो 278 917 1195, ठीक है। ओके, तो ये एक मेरा प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन हो गया। अब बोलोगे प्रॉफिट के बारे में कुछ बताया, देखो देखो क्या बोला है। प्रॉफिट मार्जिन ऑफ बीपीओ एंड केपीओ 18% एंड 15%। सो मैं इधर लिख देता हूं करंट प्रॉफिट मार्जिन यार। करंट प्रॉफिट मार्जिन कितना है? करंट प्रॉफिट तो 250 का 18% मतलब कितना हुआ? 250 का 18% मतलब ये हो गया सर 45, एंड दूसरा 15%, सो 550 का 15% ये हो गया, सॉरी ना, हाँ यस, 550 का 15% इज हाउ मच? 82.5। 550 का 15% is 82.5।
5, टोटल देख लो इनका कितना हो रहा है भाई, सो 127.5। ठीक है, समझ में आ रहा है कैलकुलेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल एंड क्लियर। तो ये तो करंट प्रॉफिट हुआ। अब इसी के लिए मैं बोलता हूं कि भाई अगर एट फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो करंट प्रॉफिट कितना जा सकता है। इसको करंट प्रॉफिट नहीं, फिर तो अपन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बोल देंगे ना यार। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना जा सकता है, बोलो बोलो, चल चल। सो फिर अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो जाएगा 278 का 18% एंड 917 का 15%, विच इज हाउ मच, तो 278 इंटू 18%, तो ये हो जाएगा 50। भाई इतना स्कोप है बढ़ने का प्रॉफिट, ध्यान दो जरा। एंड 917 का 15%, तो ये हो जाता है 138। सो 50 प्लस 138, ये हो जाता है 188। समझ गए, बराबर है, क्लियर है अभी अपने को इतना। अब आओ थोड़ा एनालिसिस करते हैं, आओ आओ एनालिसिस करें। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कैलकुलेशन वाइज, करेक्ट। इफ यू वांट पॉज कर लो या वीडियो पीछे लेके वापस से सुन लो, आई थिंक यू विल बी एबल टू कनेक्ट। सो ये मेरा फिलहाल करंट सिनारियो एंड एक्सपेक्टेड सिनारियो एट फुल यूटिलाइजेशन, मैं दोनों भी आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूं, कर लिया है मैंने, बराबर है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बोलूं तो भाई करंट प्रॉफिट में बीपीओ का कितना शेयर है और केपीओ का कितना शेयर है, तो मैं इधर लिखता हूं शेयर इन करंट प्रॉफिट, तो शेयर इन करंट प्रॉफिट। अच्छा मुझे बताओ बीपीओ का कितना शेयर है, तो आप बोलेंगे सर देखो टोटल है ना 128 का प्रॉफिट हुआ है, बट उसमें से 45 ही बीपीओ का है, मतलब कितना हुआ परसेंटेज वाइज में, कैन आई से 35% है। यस सर। अच्छा और दूसरा अगर मैं बोलूं तो यहां पे 82.5, अच्छा ये सॉरी 1 एंड ये 82.5, ये है 127.5, थोड़ा बहुत छुट्टा मुट्टा इधर उधर चलता है, ठीक है। एंड 82.5 डिवाइड बाय 127.5, इसका क्या सीन है बॉस, कैन आई से ये 65% रहेगा ना सर बाय डिफॉल्ट, कैन आई से दैट, समझ गए। तो शेयर इन ओवरऑल प्रॉफिट आप अगर देखोगे तो केपीओ का इज हायर, बट उसके पास लेबर का शॉर्टेज है, उसके पास लेबर का थोड़ा शॉर्टेज है, वो बीपीओ से मंगवाता है, उनको क्रॉस ट्रेन करता है और फिर यूज करता है। अग्रीड और नॉट। अच्छा और एक चीज का मैं अगर एनालिसिस करूं यहां पे, और एक चीज का मैं एनालिसिस करूं तो मेरा करंट प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज ओवरऑल क्या है, सो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है मेरा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। देखो ये सब एनालिसिस विद टाइम आएगा, विद प्रैक्टिस आएगा कि सर आपने कैसे सोचा ये निकालना है, तो ऑब्वियसली ना तब भी पता चलेगा कि भाई कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है दोनों डिवीजन में से, तब भी अपन कमेंट कर पाएंगे अपनी कंपनी को, है भाई, राइट। सो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ रहा है, तो यहां पे मैं देखता हूं कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है मेरा 127.5 ऑन अ टर्नओवर ऑफ 800, सो कैन आई से 16% का मेरा ओवरऑल परसेंटेज आ रहा है प्रॉफिट का, ठीक है। तो ये मेरा सिनेरियो है। अब देखो यहां पे कंपनी क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, कंपनी क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना। मैंने मेरा ओवरऑल एक वर्किंग और मेरा एनालिसिस जो मुझे लग रहा था वो मैंने यहां पे प्रेजेंट कर दिया है। अब ध्यान से देखना, अब बात कुछ ऐसी है कि सीईओ बहुत कॉन्फिडेंट है, सीईओ बोलता है कि बॉस नेक्स्ट टाइम मैं मेरा टारगेट 1200 लैक्स कर दूंगा, तो मैं बोलता हूं कि भाई तुझे अगर वो 1200 लैक्स करना है तो पॉसिबल है, बट उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज योर यूटिलाइजेशन टू 100%। तो पहला ज्ञान अपन क्या देंगे अपने सीईओ को कि इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इंक्रीज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन
200%। 200%। बराबर सर, एकदम बराबर बोल रहे हो आप ये बात। तो ही ये 1200 तक जाएगा। देखो इधर, देखो देखो देखो, तो भी सर 1195 जा रहा है। ठीक है यार, ठीक है, 11,95,000 जाएगा, 5,000 शॉर्ट पड़ेगा, चलो उतना ठीक है। दूसरा दूसरा मतलब एकदम महत्वाकांक्षी है, डिटर्मिनिस्टिक है अपना ये जो सीईओ है, और अपन उसको निराश नहीं करना चाहेंगे, तो मेहनत करेंगे। सेकंड वो क्या बोल रहा है, विद अ प्रॉफिट मार्जिन एट 18% फॉर द कंपनी एज अ होल। अपन बोलेंगे सुनना भाई, करंटली एज अ होल तो कंपनी 16% प्रॉफिट जमा कर रहा है, कंपनी एज अ होल 16% ले रहा है, पर तू बोल रहा है कि तेरे को 18% पे जाना है, तो 2% इंक्रीज द प्रॉफिट, इंक्रीज ओवरऑल प्रॉफिट, इंक्रीज ओवरऑल प्रॉफिट बाय 2% फ्रॉम 16% टू 18%। ए सब जिगड़ू, बोलो बोलो, चल चल। यस ठीक है सर, समझ गए। However, the BPO unit has categorically told that we will not transfer। बॉस हमारे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो हम ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे केपीओ को। पर केपीओ बोलता है सर दिलवा दो ना, मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन को बोलता है कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस। गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब मैं शॉर्ट में बोलूं तो होता है जब सबका साथ सबका विकास। गोल कॉन्ग्रुएंस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है ना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ध्यान से सुनना। यूट्यूब चैनल पे मैं डालूंगा, डोंट वरी, और उसको इंस्टाग्राम रील वील सब जगह डाल दूंगा, सुनना। बट अच्छा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और ऑप्टिमाइज्ड 5 में मैंने उसका एक बहुत मस्त कनेक्शन दिया है, जहां पे मैंने कुछ कुछ होता है शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी को कनेक्ट करके एक एग्जांपल बनाया। बहुत जल्द आप लोगों के साथ में खाली कॉन्सेप्ट ऑफ गोल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, तो फटाफट ये कनेक्ट भी हो जाएगा आपको। तो गोल कॉन्ग्रुएंस क्या बोलता है कि अपन को फिर एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी अपने को बीपीओ को समझाना पड़ेगा, देख यार तेरे अगर एम्प्लॉइज उधर जाएंगे तो फटाफट क्रॉस ट्रेन होके केपीओ का प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा। अगर केपीओ का बढ़ा तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी तो यार कंपनी का बढ़ेगा ना, तो केपीओ थोड़ा एडजस्ट करना प्लीज। केपीओ अभी फिलहाल किस पे अड़ा हुआ है, नहीं 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 मैं मेरा ही देखूंगा, तो सॉरी बीपीओ किस पे अड़ा हुआ है, नहीं 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 मैं मेरा ही देखूंगा। अपन उसको समझाएंगे दैट प्लीज वर्क इन गोल कॉन्ग्रुएंस, सबका साथ सबका विकास। तो तू अगर उसको भेजेगा तेरे एम्प्लॉइज वहां पे, तो केपीओ के लिए अच्छा होगा, केपीओ के लिए अच्छा होगा तो ओवरऑल यार हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। बट ऑब्वियसली हमको नहीं चाहिए कि बीपीओ तेरा कुछ काम अफेक्ट हो, तो देखते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड अ मिडवे। समझे गुडू? वैसा देखते हैं आगे। तो ऐसा सिनारियो है। तो मजाक मजाक में अपन लोग ने डिस्कशन भी कर लिया, और ओवरऑल बेसिस पे अगर आपको प्रॉफिट कम करना है तो ऑन ओवरऑल बेसिस वी विल ट्राई टू रिड्यूस द कॉस्ट। मतलब ये तो है ना कॉमन चीज ही रहेगी। कौन सा सब्जेक्ट कर रहे हो? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सर। ये वाला पॉइंट तो अपन कॉमनली डाल ही देंगे। काइजेन यूज करो, 5S यूज करो, वैल्यू एनालिसिस, वैल्यू इंजीनियरिंग, ये सब यूज करो ना, तो तुम लोग का काम फटाफट हो जाएगा कॉस्ट कटिंग का। कॉस्ट कम हुआ तो प्रॉफिट इवेंचुअली बढ़ेगा, और सीईओ जो ओवरऑल कंपनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसका 18% का जो ड्रीम है वो अचीव हो जाएगा। ए संजगड़ू, ओके, सो विद दिस मेरी तरफ से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सिंपल था। तो अपने को क्या बेसिकली यहां पे देखना था, तो देखो बीपीओ केपीओ का ओवरऑल कंबाइंड अपन लोग ने प्रॉफिट देखा। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन मैंने ये नहीं बनाया, बट ओवरऑल ये लोग 67 कर रहे हैं। अपन इनको बोलेंगे भाई 100 पे आओ यार, फिलहाल तुम्हारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन फुल कैपेसिटी ये तो अपन लोग ने कैलकुलेट कर ही लिया था आई गेस। Now we have to just tell them that both unit heads are focusing only on their respective unit performances rather than strategically focusing on company's growth as a whole. इसको कहते हैं गोल कॉन्ग्रुएंस। ओनली गोल कॉन्ग्रुएंस पे वीडियो बहुत जल्द। Calculations reveal that BPO unit is a correct low margin high manpower oriented। देखो ना, बीपीओ का मार्जिन 35% है, केपीओ का मार्जिन हाई मार्जिन, बट बीपीओ के पास एम्प्लॉइज ज्यादा है, केपीओ के पास एम्प्लॉइज कम है। लो
लो मार्जिन हाई मैन पावर बीपीओ, हाई मार्जिन लो मैन पावर केपीओ. Whereas the KPO is a high margin low manpower oriented and उसका शेयर भी 65% है. अपन ने कैलकुलेट किया, हाश यूज आया. Continuing, it is clear that strategic problem being faced by mother company is related to goal congruence. ठीक है, understandable. Overall revenue target of 1200 should be achieved. ये सजेशन देना है अपने को. 100%, in short 100% capacity utilization करो. Symbol. Second, company's profit margin at 16%, तो उसको भी 2% से इंक्रीज करना है. करंटली 16 पे है. क्रॉस ट्रेनिंग करो, उससे गोल कॉन्ग्रुएंस भी होगा, ओवरऑल अच्छा भी होगा. एंड लास्ट, केपीओ शुड फोकस ऑन फर्दर कॉस्ट रिडक्शन एंड इंप्रूव इट्स प्रॉफिट मार्जिन. वो तो केपीओ बीपीओ सबको करना ही है, वो तो जनरल पॉइंट डालना ही है अपने को. Okay, with this we complete the session and this question. I hope आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा. 2 मिनट दे रहा हूं मैं, फटाफट इसको आप कॉपी कर लीजिए. यस, मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, टेंशन ना करो, मैं हूं ना. Okay, so with this we complete the session. I hope अब आप लोग रिलैक्स हैं. प्लीज कमेंट करके मुझे बताना दैट हाउ इज इट गोइंग, वेदर नाउ यू आर फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड हाउ things are shaping up. Time to say hasta la vista. Always eager for your comments, be it on WhatsApp, be it on the YouTube section, Insta, Facebook, Telegram, so many channels we have, social media. कितने सारे distractions है लाइफ में, कम करो और ये सब के ऊपर फोकस करो. अब इंस्टीट्यूट ने तो बॉम्ब डाल दिया है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना. चलो, बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, सीए संकल्प कांस्टिया. हasta la vista.